फ्लोरिडा में 10 साल का डेविड चंद्र ग्रहण देखने के लिए अपना टेलीस्कोप तैयार रखता है, लेकिन उसकी माँ उसे सोने भेज देती है। जब ग्रहण लगता है तो आसमान में कुछ रहस्यमयी होता है, जिससे समुद्र की डॉल्फिन पागल होने लगती हैं। अचानक रोशनी की एक किरण दिखाई देती है और डॉल्फिन उत्साह में चारों ओर तैरने लगती हैं। वह रोशनी जैसे कुछ ढूंढ रही हो और एक जगह पुरानी खंडहरों पर जाकर रुक जाती है। अगली सुबह डेविड के दादा दादी बेन और मैरी अपने रिटायरमेंट होम के दोस्तों के साथ राशन का सामान ले रहे हैं। साफ पता चलता है कि ये सब बहुत गहरे दोस्त हैं और एक दूसरे का साथ देकर अपना दिन खुशनुमा बनाते हैं। हालांकि उनकी उम्र का मतलब ये भी है कि इस ग्रुप में अक्सर मौतें होती रहती हैं। बेन का एक छोटा सा राज है जो उसने अपनी पत्नी से छुपाया है। जो और आर्ट के साथ मिलकर वो चोरी छिपे एक खाली वेकेशन हाउस में घुस जाता है जिसमें एक प्यारा सा स्विमिंग पूल है। वे वहां काफी समय तैरने और सुकून के पल बिताने में लगाते हैं। दूसरी तरफ बोट गाइड जैक को कुछ चिड़चिड़े ग्राहक मिलते हैं जो उसे ट्रिप के आधे पैसे ही देते हैं। ये पैसे बंदरगाह पर अपनी जगह का किराया देने के लिए काफी नहीं हैं, इसलिए वो उसे खो सकता है। उसी वक्त अजीब पर्यटकों का एक ग्रुप आता है और कहता है कि वे पूरे महीने के लिए जैक की नाव किराए पर लेना चाहते हैं। जैक तुरंत मान जाता है और वो ग्रुप नाव की बारीकी से जांच करने लगता है कि क्या ये उनकी जरूरत के हिसाब से सही है। उनके पास पहले से ही एक नक्शा है जिसका वे पालन करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जैक सिर्फ नाव चलाने के लिए चाहिए। दोपहर में डेविड अपने दादा दादी से मिलने आता है और बेन उसे स्विमिंग पूल दिखाने का फैसला करता है। हालांकि जब वे घर पहुंचने वाले होते हैं तो देखते हैं कि जैक के नए ग्राहकों ने पूरा घर महीने भर के लिए किराए पर ले लिया है। वे कहते हैं कि वे कजिन हैं और छुट्टियों पर आए हैं और उन्हें घर की खराब हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी पहली पसंद एक चालू स्विमिंग पूल है और वे नहीं चाहते कि कोई सफाई करने वाला वहां आए। बेन के ग्रुप के पास वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। बाद में बेन अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने जाता है, लेकिन वो आई टेस्ट में फेल हो जाता है। गाड़ी खड़ी करते वक्त डेविड कहता है कि उसे अपनी उम्र के लोगों से ज्यादा बेन और बाकी बुजुर्गों के साथ वक्त बिताना पसंद है। जब वे कजिन आखिरकार नाव पर चढ़ते हैं तो वे जैक को पानी के अंदर का एक खास नक्शा दिखाते हैं जो गर्मी को पहचानता है। जैक ने पहले इन नक्शों के बारे में सुना है और वो सही रास्ते पर चलकर उस जगह को ढूंढ लेता है जहां वे जाना चाहते हैं। वे कजिन अपने डाइविंग गियर पहनकर पानी में उतर जाते हैं। समुद्र की गहराई में वे अपने साथ लाए आधुनिक औजारों का इस्तेमाल करके पुराने खंडहरों से कुछ विशाल कोकून निकालते हैं, जबकि डॉल्फिन उन्हें गौर से देख रही होती हैं। उन कोकून को नाव पर लाया जाता है और कजिन उन्हें सुरक्षा बैग में डाल देते हैं। वहीं जैक इस बात से हैरान है कि डॉल्फिन इंसानों के इतने करीब आ रही हैं। जब नाव वापस आती है तो बेन और उसके दोस्त दूरबीन से उन्हें देखते हैं और सोचते हैं कि क्या उन बैगों में कोई नशीली चीज है। उन्हें ये भी समझ आता है कि अगर वे कजिन दिन भर बाहर रहेंगे तो वे अब भी पूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले दिन तीनों आदमी हमेशा की तरह पूल में घुसते हैं और पानी में उन कोकून को देखकर हैरान रह जाते हैं। वे उन्हें एक औजार से टटोलते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि शायद इन कैप्सूलों में कोई गैरकानूनी सामान छुपा है। फिर वे उसे अनदेखा कर तैरने का फैसला करते हैं। पूल में कुछ ही मिनटों बाद उन्हें बहुत ताजगी महसूस होती है और उनमें ऐसी ताकत आ जाती है जो उन्हें लगा था कि अब उनमें नहीं बची। वे बच्चों की तरह कूदते और खेलते हैं, फिर भी वे थकते नहीं हैं। वापस जाते समय भी वे खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उनकी जवानी फिर से जाग रही है। उस रात बेन और जो अपनी पत्नियों के साथ रोमांटिक होते हैं और विदुर आर्ट आखिरकार बेस के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत जुटा लेता है। अगले दिन औरतें भी बहुत खुशमिजाज होती हैं और तीनों आदमी फिर से पूल जाने के लिए बेताब होते हैं। वे कजिन अभी भी और कोकून ढूंढने के लिए गोता लगा रहे हैं और जैक इंतजार करते हुए उनकी मशीन को छेड़ देता है जिससे उसे झटका लगता है। उसके छेड़ने से एक अलार्म बज उठता है जो शुक्र है कि जल्दी बंद हो जाता है और एक डॉल्फिन जैक की इस हरकत पर हंसती है। जब जैक नहीं देख रहा होता तो मशीन चमकने लगती है जिससे डॉल्फिन का ध्यान खींचता है। उस रात जैक बैग के अंदर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन किटी उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और रोक देती है। उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए वो कहती है कि वे विशाल समुद्री घोंघों को बचाकर म्यूजियम ले जा रहे हैं क्योंकि वे बहुत दुर्लभ हैं। सामान हटाते वक्त जैक के पैर में चोट लग जाती है और वो घबरा जाता है। किटी दर्द कम करने के लिए तुरंत उसके पैर की मालिश करती है और जैक उसे फ्लर्ट करने का मौका समझता है, लेकिन किटी उसे मना कर देती है और कहती है कि वो उन औरतों जैसी नहीं है जिन्हें वो जानता है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो जैक चुपके से उसे देखने लगता है और उसे कपड़े उतारते हुए देखता है। अचानक वहां एक तेज रोशनी होती है और जैक ये देखकर सन्न रह जाता है कि किटी अपना इंसानी रूप उतार रही है, जिससे पता चलता है कि वह असल में एक एलियन है। उसी पल किट्टी उसे देख लेती है और जैक घबराकर भागने की कोशिश करता है। किट्टी और बाकी लोग उसे तुरंत घेर लेते हैं तो वो अपने वेल्डर से उन्हें दूर रखता है। फिर जैक नाव शुरू करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं चलती। जब किट्टी उसे शांत करने के लिए पास आती है तो वो देखता है कि उसकी खाल उतर रही है और वॉल्टर उसे ठीक करता है। फिर बताता है कि उसने भी नकली खाल पहनी है
जैक फिर से घबराकर पानी में कूद जाता है, जहां वो हंसते हुए डॉल्फिन को देखकर डर जाता है। सब लोग उसे वापस नाव पर आने में मदद करते हैं और वादा करते हैं कि वे उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि वे उसे काम के पैसे भी देंगे। ये लोग चचेरे भाई बहन नहीं हैं, बल्कि वे इंटरियंस नाम के एलियंस हैं। हजारों साल पहले उन्होंने धरती पर एक ठिकाना बनाया था जो अटलांटिस बन गया, वो मशहूर महाद्वीप जो समुद्र में डूब गया था। इस हादसे की वजह से उन्हें घर वापस जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजाति के कुछ सदस्यों को उन कोकूनों में सुला दिया था, इसलिए वे उन्हें बचाने के लिए वापस आए हैं। जैक समझ जाता है कि एलियंस का इरादा बुरा नहीं है और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच जो डॉक्टर के पास जाता है और ये सुनकर हैरान रह जाता है कि उसका कैंसर खत्म हो गया है। जश्न मनाने के लिए तीनों दोस्त अपनी पत्नियों को एक पार्टी में ले जाते हैं और पूरी रात नाचते हैं। अगले दिन तीनों बनी को अपने साथ पूल पर आने के लिए कहते हैं, लेकिन जब बनी कोकून देखता है तो वो पानी में उतरने से मना कर देता है। उसी वक्त एलियंस घर वापस आ जाते हैं तो उन आदमियों को छिपने के लिए कोठरी में भागना पड़ता है। वे देखते हैं कि कैसे और भी कोकून पूल में डाले जा रहे हैं और वॉल्टर रोशनी चालू करने के लिए अपने हाथ से नकली खाल हटाता है, जिससे कोकून भी चमकने लगते हैं। बाकी समूह भी अपनी वेशभूषा उतार देते हैं और उनमें से एक उड़कर कोठरी खोल देता है, जहां उसे वे बूढ़े आदमी मिल जाते हैं। घबराकर बेन और उसके दोस्त तुरंत वापस आश्रम भाग जाते हैं और कर्मचारियों से पुलिस को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन वे उनकी कहानी पर यकीन नहीं करते। जो कि पत्नी अल्मा उन पर तब तक चिल्लाती है जब तक वे पुलिस को फोन नहीं कर देते। लेकिन जब पुलिस वाला उस घर पहुंचता है तो वॉल्टर सब कुछ बूढ़ों के बुढ़ापे का भ्रम बता देता है और वादा करता है कि वो केस नहीं करेगा बशर्ते वे दोबारा अंदर न घुसें। अगले कुछ दिनों तक वे आदमी उदास और बोर महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने पूल खो दिया है। हालात और खराब हो जाते हैं जब जो का कैंसर वापस आ जाता है। बेन वॉल्टर से मिलता है और उसे सारी बात बताता है, कसम खाता है कि वे सिर्फ तैरना चाहते हैं और कोकून को हाथ नहीं लगाएंगे। अपने दोस्त को बचाने के लिए बेन की जिद देखकर वॉल्टर उन्हें पूल इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देता है। उस दोपहर वे आदमी अपनी पत्नियों को भी पूल पर बुलाते हैं। हालांकि बनी एलियंस के पास जाने से मना कर देता है और अपनी पत्नी को भी वहां नहीं जाने देता। बाकी सब लोग पानी में बहुत मजे करते हैं और जल्द ही उनकी ताकत वापस आने लगती है। जब एलियंस गोताखोरी करके वापस आते हैं तो वे उनसे ऐसे हाय नमस्ते करते हैं जैसे पुराने दोस्त हों। पानी से बेन की आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है और वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा लेता है। अब ये लोग रात में बाहर जाकर शहर के कई आधुनिक बार में घूम सकते हैं, जहां जो अपने डांस मूव्स से सबको हैरान कर देता है। वे बीच पर खेल खेलते हैं, आश्रम की और गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं और खरीदारी करते समय भी मजे करते हैं। मैरी अब डेविड के साथ पेड़ों पर चढ़ सकती है और एलियंस उनके साथ ताश खेलने के लिए भी राजी हो जाते हैं। कभी कभी दूसरे बुजुर्ग उनसे उनकी नई जवानी के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा राज छुपा कर रखते हैं। इसी दौरान जैक और किट्टी एक साथ काफी वक्त बिताते हैं और एक रात वे डॉल्फिन के साथ तैरने जाते हैं। जैक उसके करीब आना चाहता है लेकिन उसका शरीर अलग है, इसलिए वो उसे दिखाती है कि उसकी प्रजाति प्यार कैसे जताती है। वे दोनों बिना कपड़ों के पूल में उतरते हैं और किट्टी चमकने लगती है। वो इस चमक को अपने शरीर के बाहर इकट्ठा करती है और पूरे कमरे में टकराने के बाद वो जैक के सीने से उसके शरीर में समा जाती है। इससे उसे एक सुखद एहसास होता है जैसे प्यार के चरम पर पहुंचने जैसा हो। कुछ रातों बाद ये जवान हुआ ग्रुप बॉलिंग टूर्नामेंट जीत जाता है और बेन को फिक्र होती है कि उनकी ये नुमाइश लोगों का ध्यान खींच सकती है। जो को छोड़कर सब घर चले जाते हैं। जो आइसक्रीम की दुकान पर एक औरत से मिलता है। पता चलता है कि उनका चक्कर चल रहा है और अल्मा को आखिरकार शक हो जाता है। जब जो वापस आश्रम आता है तो वो अल्मा को जाते हुए देखता है और उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश करता है। अल्मा उसकी बात सुनने से मना कर देती है और थोड़ी बहस के बाद वो एक बेहतर जगह पर चली जाती है। अगले दिन लंच के वक्त जो अपना गुस्सा बनी पर निकालता है और कहता है कि अगर वो अपनी पत्नी से सच में प्यार करता तो उसे भी पूल पर लाता। बहस छिड़ जाती है और कमरे में मौजूद हर कोई बनी को जवानी के पहाड़ के बारे में बात करते सुन लेता है। बनी जो से कहता है कि इसी बर्ताव की वजह से अल्मा उसे छोड़कर चली गई और जो को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक सुरक्षा गार्ड बीच में आ जाता है और उसे मुक्का लग जाता है। जब दूसरा गार्ड मदद के लिए आता है तो जो उसे भी पीटने लगता है और तब तक नहीं रुकता जब तक आर्ट उसे खींचकर दूर नहीं ले जाता। बहस सुनने के बाद बाकी बुजुर्गों को समझ आ जाता है कि सारा राज उस वेकेशन हाउस के पूल में छिपा है। बूढ़ों का एक बड़ा झुंड रिटायरमेंट होम से निकल पड़ता है और पुरानी बाड़ गिराकर पूल की ओर दौड़ता है, जहां वे ककूनों की परवाह किए बिना तैरने और पानी उड़ाने लगते हैं, यहां तक कि वे एक को खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसी वक्त वाल्टर अंदर आता है और उन्हें बाहर निकालने के लिए चिल्लाता है। जब कोई नहीं सुनता तो वह पुलिस बुलाने की धमकी देता है, जिससे आखिरकार वे सब चले जाते हैं। उसके बाद एलियंस ककून खोलते हैं और देखते हैं कि उन बुजुर्गों ने पूल की सारी हीलिंग पावर इस्तेमाल कर ली है, जिसकी वजह से ककून के अंदर के एलियंस अब पूरी तरह सिकुड़ गए हैं और अधमरे हो चुके हैं।
वाल्टर कहता है कि वे अब उनकी मदद नहीं कर पाएंगे और अपने इंसानी भेस को रोता हुआ देखकर वह हैरान रह जाता है। इस बीच बनी अपनी पत्नी के लिए कुछ दवाइयां लाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। वह दुख में इतना टूट जाता है कि उसके शरीर को उठाकर पूल की ओर ले जाता है ताकि उसे फिर से जिंदा कर सके, पर क्योंकि पानी की ताकत खत्म हो चुकी थी इसलिए कुछ नहीं होता। वाल्टर उसे ढूंढ लेता है और मदद न कर पाने के लिए माफी मांगता है। कुछ मिनटों बाद लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस आती है और बेन अपने पूरे ग्रुप की तरफ से माफी मांगने के लिए वाल्टर के पास जाने का फैसला करता है। वाल्टर बताता है कि उसने पहले कभी दुख महसूस नहीं किया क्योंकि उसकी प्रजाति अमर है, पर अब ककून में 2 मरे हुए एलियंस हैं। वह बाकी ककूनों को वापस समंदर में डालना चाहता है ताकि वे तब तक सो सकें जब तक वह और ज्यादा पावर के साथ वापस न आ जाए, लेकिन वक्त नहीं है क्योंकि उसे और उसके दल को कल ही घर के लिए निकलना है। अपनी गलती सुधारने की ठान कर बेन अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करता है और वे सब मिलकर ककूनों को नाव में रख देते हैं। जैक उन्हें सही जगह ले जाता है और बुजुर्गों को डाइविंग का सामान दिया जाता है ताकि वे ककूनों को अटलांटिस के खंडहरों तक वापस पहुंचाने में मदद कर सकें। ककूनों को अच्छे से छिपा दिया जाता है और डॉल्फिन उनके चारों ओर तैरने लगती हैं। जब सारा काम पूरा हो जाता है तो वाल्टर कहता है कि चूंकि वह अपने दोस्तों को नहीं बचा सका इसलिए स्पेसशिप में कुछ जगह खाली है। अगर ये बुजुर्ग चाहें तो वे धरती छोड़ सकते हैं और एलियन ग्रह पर एक नई अमर जिंदगी शुरू कर सकते हैं। बुजुर्ग मान जाते हैं, लेकिन पहले उन्हें कुछ तैयारियां करनी हैं। बेन डेविड को बताता है कि वह और मैरी जा रहे हैं और डेविड अब उनसे कभी नहीं मिल पाएगा। जब डेविड वजह पूछता है और बेन अंतरिक्ष का जिक्र करता है तो लड़के को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। मैरी आखिरी बार अपनी बेटी सुसान और डेविड को गले लगाकर विदा लेती है, लेकिन वह तब तक नहीं रोती जब तक वे काफी दूर नहीं चले जाते। आर्ट बैंक से अपनी सारी जमा पूंजी निकाल लेता है और रास्ते में अनजान लोगों को बांटने लगता है। फिर वह बेस से शादी कर लेता है, जो अल्मा के पास जाकर उसे एलियंस के ऑफर के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह जाना चाहता है, लेकिन अगर अल्मा नहीं मानती तो वह कैंसर के साथ यहीं रहकर उसके साथ अंत का इंतजार करेगा। उसके लिए बुरा महसूस करते हुए अल्मा जाने के लिए तैयार हो जाती है। बाकी रहने वालों को भी इस ऑफर के बारे में बताया जाता है और उनमें से ज्यादातर जाने को तैयार हो जाते हैं। वे कर्मचारियों के सोने का इंतजार करते हैं और बिना शोर किए चुपचाप बिल्डिंग से निकल जाते हैं। जब वे नाव पर चढ़ रहे होते हैं तब बनी अलविदा कहने आता है क्योंकि उसने यहीं रुकने का फैसला किया है। बदकिस्मती से जैक की नाव शुरू नहीं हो पाती, इसलिए उन्हें उसके रिपेयर होने का इंतजार करना पड़ता है। उसी समय सुसान देखती है कि डेविड एक और ग्रहण का इंतजार करते हुए रो रहा है और वह सोचती है कि क्या उसे पता है कि उसके माता पिता अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, पर वह बताने से मना कर देता है। परेशान होकर सुसान रिटायरमेंट होम जाने का फैसला करती है और जब सिक्योरिटी गार्ड बेन और मैरी को ढूंढने जाता है तो उसे सारे बिस्तर खाली मिलते हैं। वह तुरंत पुलिस को फोन करता है जो सुसान की मदद से इलाके में तलाशी शुरू कर देती है। हालांकि डेविड नाव को आखिरकार निकलते हुए देख लेता है और बंदरगाह की ओर दौड़ता है और आखिरी सेकंड में अपने दादा दादी के पास जाने के लिए छलांग लगा देता है। पुलिस को लगता है कि यह अपहरण है और वे कोस्ट गार्ड को अलर्ट कर देते हैं। जल्द ही चॉपर और कई नावें उस ग्रुप का पीछा करने लगती हैं। जैक अपनी नाव की रफ्तार बढ़ाता है और लुका छिपी का खेल शुरू हो जाता है क्योंकि पुलिस नाव पर चढ़ने की धमकी देती है, यह महसूस करते हुए कि वह अपने दादा दादी को खतरे में डाल रहा है। डेविड पानी में कूदने से पहले उन्हें आखिरी बार गले लगाता है। कोस्ट गार्ड अपना पूरा ध्यान बच्चे को बचाने में लगा देते हैं और जैक की नाव बिना किसी परेशानी के निकल जाती है। जब आखिरकार ग्रहण शुरू होता है तो आसमान में एक स्पेसशिप दिखाई देती है और कोस्ट गार्ड को दूर रखने के लिए एक घना कोहरा पैदा कर देती है। इस कोहरे के बीच स्पेसशिप जैक की नाव को ढूंढने के लिए एक तेज रोशनी जलाती है। वाल्टर उसे तय की गई रकम से कहीं ज्यादा पैसे देता है ताकि वह एक नई नाव खरीद सके और एक अच्छा दोस्त बनने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। जैक वाल्टर को गले लगाता है और किटी को किस करता है, जो वादा करती है कि अगली बार जब वे धरती पर आएंगे तो उससे जरूर मिलेंगे। उसी वक्त स्पेसशिप की लाइट बीम नाव को ऊपर उठाने लगती है तो जैक पानी में कूद जाता है और लाइफ राफ्ट में बैठकर निकल जाता है। कोहरे की आड़ में बचकर निकलते हुए एलियंस और उन बुजुर्गों को बड़े स्पेसशिप में ले जाया जाता है, जो तेजी से अंतरिक्ष में उड़ जाता है। अगली सुबह उन सभी बुजुर्गों के लिए शोक सभा रखी जाती है जो कथित तौर पर समंदर में खो गए थे और उन्हें अंतिम विदाई दी जाती है। सूसन अपने माता पिता के लिए बिलख रही है, पर डेविड आसमान की ओर देख रहा है। उसे अब बेन की कहानी पर पूरा यकीन हो गया है और इसी के साथ यह सफर यहीं थम गया।